शोध एवं प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णुपद महापात्रा जी, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर ज्ञानधर पाठक जी, डॉक्टर जीवन भट्टराई जी, सबसे पहले मैं शोध और प्रकाशन विभाग के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के सम्मुख मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। और जो विषय आपके सामने अभी मैं बताऊंगा और उस पे मैं चाहूंगा कि आपके मन में भी अगर जो भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यह एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक आपस में मन में कोई भी आपके शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो, आप उसको पूछ सकते हैं। आप सभी लोग पीएचडी के ही अभी इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नए और पुराने आप दोनों हैं। पुराने कितने लोग हैं? पुराने लोगों की भी संख्या काफी है। अच्छा, अब मैं धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास समय है उसमें जितना संभव हो आप तक वो बात पहुंच जाए जो पहुंचाना चाहता हूं मैं, और आपको जो जानना चाहिए। आप में से कोई ये बता सकता है कि आप में से कितने लोग गूगल स्कॉलर को यूज करते हैं? बहुत ही कम संख्या है। तो जो लोग यूज करते हैं, आप बताएं कि गूगल स्कॉलर जब आप यूज करते हैं तो वहां एक बॉक्स खुलता है। उस बॉक्स के नीचे क्या रहता है लिखा हुआ? कोई भी नहीं। जहां पे आप बॉक्स को देखते हैं, जो सर्च बॉक्स है जहां पे आप कीवर्ड डालते हैं, उसके वहां जो लिखा हुआ है, वेरी गुड, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द जायंट्स, ये पता है किसका स्टेटमेंट है? ये आइजैक न्यूटन का स्टेटमेंट है। और न्यूटन ने ये किसको लिखा? न्यूटन ने ये लिखा था बहुत फेमस जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक को लिखा। और क्यों लिखा? उन्होंने लिखा कि मैंने जीवन में जो कुछ भी अभी सीखा है, व्हाट आई हैव सीन इन माई लाइफ स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द जायंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे पहले के जितने लोगों ने चाहे साइंस के जिस डायमेंशन पे काम किया हो, मैंने उनका ही सहारा लेकर के अभी तक मैं भी जो शोध कर पाया हूं, वो इंस्पिरेशन मुझे कहां से मिली है? वो उनसे मिली है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपसे पहले जिन लोगों ने जिस विषय के ऊपर काम किया है, आपको उनको क्या देना चाहिए? क्रेडिट देनी चाहिए। मूल निष्कर्ष ही यही है। मूल निष्कर्ष ही यही है कि जब हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं तो प्लेगरिज्म है क्या? ये क्यों आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है? मैं आपको लगभग 2 साल या 3 साल पुरानी बात रही होगी, आपके इसी विश्वविद्यालय में एक मामला आया था। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा किसी का, सबकी अपनी निजता होती है, प्राइवेसी होती है। देयर वाज ए पेपर इन द शोध प्रभा जर्नल, you know ना, शोध प्रभा जर्नल, it's a reputed journal which is being published by our university and it is also UGC care listed journal. बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं बाहर से कि हमारे आर्टिकल को इसमें इंक्लूड किया जाए। तो इस शोध प्रभा जर्नल में एक लेख प्रकाशित होता है, और जब वो लेख प्रकाशित हो जाता है तो जिन साहब ने अपने नाम से उस लेख का प्रकाशन कराया, तो पता चला कि किसी और व्यक्ति के लेख की उन्होंने कॉपी पेस्टिंग करके उसको प्रकाशित करा दिया और अपना नाम दे दिया कि साहब इसका लेखक मैं हूं। तो अब आप बताएं कि इसको आप क्या कहेंगे? ये चोरी है ना। किसी और की बौद्धिक संपदा को, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप अपने नाम से जब डिक्लेयर करते हैं तो यही प्लेगरिज्म है। इसी को साहित्यिक चोरी करते हैं। तो जब उन्होंने कंप्लेन किया, जब उन्हें पता चला कि मेरे ही लेख को उसमें प्रकाशित किया गया है, तो उन्होंने अपना फॉर्मल कंप्लेन रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद अब जब ये मामला हाईलाइट हो गया तो दो तरीके बचते हैं। या तो आप उनसे सशर्त माफी मांगे,
अथवा अगर आप नहीं मांगते हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा। और जो सज्जन थे वो कहीं पे प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में है। तो आप सोचिए कि अब क्या स्थिति बन सकती है। एकेडमिक चीटिंग का मामला बन गया, साफ साफ प्रमाणित हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। ये तो उन्होंने माफ कर दिया, जब उन्होंने माफी मांगी तो उन्होंने माफ कर दिया, अदरवाइज उनकी नौकरी जा सकती है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में वहां के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर BS राजपूत, फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स पे काफी काम करते थे। उनके पेपर्स के बारे में आया कि उन्होंने काफी सारी चीजों को कहीं से कॉपी किया है। आपको पता है क्या हुआ? उनका जो वाइस चांसलरशिप था वहां से उनको रिजाइन करना पड़ा। ये तो एक स्थिति है। पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में जब आप टॉप पोजीशन पर होते हैं तो सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? VC का है। तो अब सोचिए उस व्यक्ति की एकेडमिक क्रेडिबिलिटी दांव पे आ गई कि आप वाइस चांसलर हैं और आप किसी और के लेख को वहां से आप कॉपी करके पेस्ट करके आपने अपने नाम पे प्रकाशित करा लिया। तो दैट इज नथिंग बट प्लेगरिज्म एंड इट इज कॉल्ड एकेडमिक चीटिंग। ठीक है? तो हम जब प्लेगरिज्म की बात करते हैं, साहित्यिक चोरी की बात करते हैं, संस्कृत में आप इसको चौर्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चौर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए शोध प्रबंध, शोध आलेख, कोई भी शोध पत्र, वहां से उनको बिना क्रेडिट दिए हुए कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो यह कहलाता है साहित्यिक चोरी। क्लियर हो गया? तो साहित्यिक चोरी से बचने के लिए मैं आगे बताऊंगा कि आप क्या क्या उपाय करेंगे और वर्तमान में ये साहित्यिक चोरी का मामला इतना ज्यादा प्रकाशित क्यों हो रहा है। देखिए, अमेरिका में कई ऐसी बॉडीज हैं, जैसे वहां पे ORI है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटेग्रिटी। साहित्यिक चोरी से ज्यादा एक अच्छा शब्द जो है, जो UGC ने अपने रेगुलेशन में, आप में से कितने लोगों ने UGC का रेगुलेशन 2018 को देखा है? आपको पता है? 23 जुलाई 2018 को UGC ने प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उस रेगुलेशंस को निकाला है। आपको वो रेगुलेशन आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखाने के लिए भी लाया हूं। ये वो रेगुलेशन है जो UGC ने प्रकाशित किया है। आप सबको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। नो नो नो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और मुश्किल से इसमें 10 या 8 पेज हो, और अगर 57 पेज रहता भी तो भी आपको पढ़ना चाहिए। 57 पेज से घबरा क्यों रहे हैं? तो साहित्यिक चोरी आपको समझ में आ गई बात। तो UGC ने क्यों ऐसा किया? देखिए, जब हम एकेडमिक फील्ड में काम करते हैं तो हर व्यक्ति अपना एक कंसेप्ट डेवलप करता है, अपनी एक आइडियाज को जनरेट करता है। वो आइडिया मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, लाइब्रेरी में काम कर रहा हूं। मुझे एक आइडिया आया कि मैं इस पे अपना एक रिसर्च पेपर लिखूं और रिसर्च पेपर मैं किसी अच्छे जर्नल में प्रकाशित करूं। राइट? उस अच्छे जर्नल में वो प्रकाशित हो जाता है। अब आप में से कोई एक व्यक्ति XYZ कोई भी हो सकता है, उस पेपर के कुछ अंश को इस्तेमाल करते हुए खुद के पेपर में वो एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लेता है और वो कहीं पे प्रकाशित कर देता है। मेरे संज्ञान में वो बात आती है, वह कंटेंट्स मेरा था, वह एकेडमिक कंटेंट्स मेरा था। आपने बिना मुझे क्रेडिट दिए हुए कि आपने इसको कहां से लिया है, आपने उसको अपना डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या है? ये एकेडमिक फ्रॉड है, ये एकेडमिक चीटिंग है, ये एकेडमिक मिसकंडक्ट है। ये सारे सब इसी से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? तो ये अनैतिक है, पाप है, अन्याय है, और जो भी व्यक्ति जो एकेडमिक फील्ड में काम कर रहा है उनको इन चीजों से बचना चाहिए। तो इन्हीं की रोकथाम के लिए UGC ने 2018 में रेगुलेशन को निकाला और उसमें उन्होंने अलग अलग प्रावधान किए। तो मैं समझता हूं कि आपको प्लेगरिज्म समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो है नॉलेज क्रिएशन। नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, नॉलेज कैसे जनरेट होता है? आप में से कोई बताना चाहे?
नॉलेज कैसे जनरेट होता है, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? नो, अभ्यास ठीक है, तर्क भी है, हाँ वो वो तो बिना उसके तो आप जो भी आप ग्रहण कर रहे हो तो उसी सेंसेस से आप ले रहे हैं। ज्ञान उत्पन्न होता है आपके अभी तक के तमाम अनुभव से, आपके अध्ययन से, और जो आपका ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं। आप रिसर्च में, आप लोग रिसर्च करते हैं, ज्यादातर हम लोग यहाँ जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च का टाइप क्या होता है? हम लोग जो यहाँ रिसर्च करते हैं वो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करते हैं। करते हैं ना? हम डिस्क्रिप्टिव करते हैं, किसी का आप कंपैरिजन करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। साहित्य में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में ज्यादातर आप इसी तरह का रिसर्च करते हैं। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के केस में जैसे आप मान लीजिए कालिदास के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कालिदास के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आपने लिया और उस पर आप काम करना शुरू कर दिए, तो आप पहले व्यक्ति तो नहीं है जिन्होंने इस पे काम किया है, आपसे पहले के भी लोगों ने इस पे काम किया है। तो आप क्या करते हैं, जब आप थीसिस लिखते हैं तो उसका सेकंड चैप्टर क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए आप करते हैं कि अभी तक जो रिसर्च उस पर्टिकुलर डायमेंशन में हुआ है कि नहीं, उस डोमेन में हुआ है कि नहीं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उन तमाम लिटरेचर्स को आप कलेक्ट करते हैं और उसमें से रिसर्च किसको कहते हैं? उन तमाम लिटरेचर्स को स्टडी करने के बाद आप उसमें से उस रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करते हैं जिसपे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। ये मैं सारी बातें समग्र रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती कहां होती है। समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ साहब, आपने लिटरेचर रिव्यू लिख दिया, हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई नहीं किया। डॉक्टर विजय गुप्ता जी ने उस काम को पहले कर रखा है, आपने हूबहू उसी काम को अपने थीसिस में लेके सबमिट कर दिया। हमने बड़ा अच्छा रिसर्च कर दिया साहब, कौन पकड़ेगा? जी, जैसे मेरा जो वर्क है, मेरा वर्क मैन्युस्क्रिप्ट है, क्रिटिकल एडिशन है, लेकिन मेरे रिसर्च वर्क से पहले भी उस पर कार्य हो चुका था, क्रिटिकल स्टडी का। लेकिन वो स्टडी हुआ था और मैंने क्रिटिकल एडिशन किया है, तो मैन्युस्क्रिप्ट उसके पहले प्रकाशित नहीं थे। तो इस वक्त इस तरीके से जो रिसर्च गैप था वो एडिशन का था, वो मैंने कर दिया। तो मेरा पहले का जो रिसर्च था दोनों अलग अलग। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने किस पे रिसर्च किया, मैं दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ये कहना था कि जब आप किसी रिसर्च टॉपिक को लेते हैं तो रिसर्च टॉपिक को लेते समय आपके मन में आता है ना कि आपने, जो भी छात्र मान लीजिए जो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराता है, अब तो हो गया, प्रोविजन हो गया कि आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क करते हैं। प्री पीएचडी कोर्स वर्क करवाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपको ये बताया जा सके उन दिनों में, 5 या 6 महीने के दिनों में, ताकि आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर टॉपिक आ जाए कि किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। राइट? उसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है कि आप अलग अलग रिसर्च जो करेंगे वो रिसर्च की क्या क्या पद्धति होगी, कौन सा रिसर्च का टाइप्स आपको सूट करेगा। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बाद में आप एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक या टाइटल को, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस समय आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस पे क्या पहले कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है वैसा, तो आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो उससे डिफरेंट है। तो जब पहले अगर रिसर्च हो चुका है और आप भी उसी तरह का सिमिलर वर्क कर लेते हैं तो ये रिसर्च नहीं है, ये बिल्कुल रिसर्च नहीं है। और अगर आप ऐसी थीसिस को जमा करते हैं तो वो बिल्कुल आप डस्टबिन में उसको फेंक देंगे, वो रिसर्च नहीं है। तो मुख्य मुद्दा क्या है कि जब आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित लिटरेचर्स को आप स्टडी करते हैं, उस रिसर्च गैप को आप आइडेंटिफाई करते हैं और अपने रिसर्च वर्क में उसको यूज करते हैं, तो जिन जिन लिटरेचर का आपने अध्ययन किया है और जिनको आप अपने थीसिस में इंक्लूड कर रहे हैं, उन सभी का रेफरेंस या उनको क्रेडिट आपको देना चाहिए, तो प्लेगरिज्म नहीं होगा। जी हाँ हाँ बिल्कुल।
मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं मैं, उसको जब अभी आऊंगा उस पे सारी बात बताऊंगा। अब देखिए प्लेगरिज्म, जो कंसेप्चुअल आप प्लेगरिज्म कह रहे हैं, कंसेप्चुअल प्लेगरिज्म से आपका क्या तात्पर्य है ये बताइए। राइट, यहां जितने लोग हॉल में बैठे हुए, हर, मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरी बात जो आप तक पहुंच रही है, तो हर व्यक्ति के दिमाग में उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कोई उसको समझ रहा है, कोई नहीं भी समझ रहा है, या उसका अपने कोरिलेट कर रहा है। तो कंसेप्चुअल जो प्लेगरिज्म जिसको आप कह रहे हैं, मैंने शुरू में कहा ना कि कंसेप्ट, आइडियाज, ये किसी के भी दिमाग की एक उपज होती है। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर एक कंसेप्ट को, आइडियाज को जनरेट करता है। कोई जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड में आप ही एक व्यक्ति हो जो जिसके दिमाग में ये आइडिया आया हो, राइट। तो कंसेप्ट आना या सिमिलर कंसेप्ट आना परेशानी का सबब नहीं है। उस कंसेप्ट को अपनी भाषा में, जिसको कहते हैं मौलिकता, फंडामेंटलिज्म, जो फंडामेंटल चीज है कि आप उस कंसेप्ट को आप अपने तरीके से कैसे रिसर्च में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो कंसेप्चुअल प्लेगरिज्म नहीं होगा, राइट। जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपको कोई टाइटल दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, कि संस्कृत आने वाले वर्षों में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहायक होगी, ये एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम डायमेंशन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और रोबोटिक्स है और तमाम चीजें आ रही हैं। कंसेप्ट वही है कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमोशन में कैसे रोल प्ले करेगा, ये कंसेप्ट हो गया, इनके दिमाग में भी आया, इनके दिमाग में आया। अब आप अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस डायमेंशन या एस्पेक्ट को अपने रिसर्च में उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो प्लेगरिज्म का पार्ट नहीं होगा। अब देखिए, जब आपने कही दिया है तो मैं बताऊं, प्लेगरिज्म नॉर्मली 6 या 7 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्लेगरिज्म होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म में क्या होता है, आप वर्ड बाय वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड हूबहू आप कहीं की कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे खतरनाक प्लेगरिज्म है, जिसको हम डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहते हैं, कि आपने इंटरनेट पे सर्च कर लिया या आपको कहीं से लिटरेचर मिल गया, आपने हूबहू उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा सारी बात बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है, ये अच्छा है, ये ठीक चल रहा है, नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, दूसरा है पैराफ्रेजिंग। जो आप कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट प्लेगरिज्म की बात कर रहे थे, पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, अभी मैं जितनी बातों को रख रहा हूं, इसी बात को सपोज मान लीजिए मैंने लेख के रूप में, ऐसे के रूप में कहीं प्रकाशित कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपने उसको पढ़ा और थोड़ा बहुत अंतर करके अपनी भाषा में लिख दिया, आपने नया कुछ नहीं किया। रिसर्च में न्यूनेस होता है ना, आपने नया कुछ नहीं किया, आइडिया मेरा है, आपने उस आइडिया की चोरी की और उसको बस अपने संस्कृत में लिख दिया। इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। आपने 2-4 पेज पढ़ा और 2-4 पेज पढ़ने के बाद में उसको हूबहू वही उतार दिया, प्रकाशन के लिए भेज दिया। इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। कोई आइडिया आपने जनरेट नहीं किया, आप समझ रहे हैं, कोई आइडियाज या न्यू कंसेप्ट आपने जनरेट नहीं किया, आपने कहीं की चीज को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया अपनी भाषा में। इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। जो तीसरा वो पूछ रहे थे, वो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म। हिंदी या क्रॉस लैंग्वेज भी कहेंगे आप, फ्रेंच भाषा में है, आजकल ट्रांसलेशन टूल मौजूद है, आपने उसको संस्कृत में अनुवाद कर दिया और कह दिया साहब ये तो मैंने रिसर्च कर दिया, राइट। संस्कृत में है, मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने क्या किया, उसको इंग्लिश में पब्लिश कर दिया और मैंने कह दिया कि ये साहब मेरा रिसर्च पेपर है, ये ट्रांसलेशन वो है। चौथा जो प्रकार है उसको कहते हैं मोज़ैक प्लेगरिज्म। मोज़ैक प्लेगरिज्म में क्या होता है कि आपने 10, 15, 20, 50 जितना आपकी मर्जी हुई, आपने अलग अलग उससे मिलता जुलता पेपर लिया, कहीं से ए लिया, कहीं से बी लिया, कहीं से सी लिया, कहीं से डी लिया, मिला जुला के आपने घोषित कर दिया कि ये डॉक्टर फलाने का पेपर है। समझ रहे हैं, तो ये भी प्लेगरिज्म है। 5वां प्लेगरिज्म है सेल्फ प्लेगरिज्म। आपने कोई अपना आर्टिकल आज से 5 साल 10 साल पहले कहीं प्रकाशित किया था और अब थोड़ा सा उसमें आपने परिवर्तन किया,
और फिर आपने कहीं पब्लिश करने के लिए भेज दिया। इसको कहते हैं सेल्फ प्लेगरिज्म, क्योंकि एक बार अपनी आइडियाज को आपने प्रकाशित कर लिया है। देखिए, प्लेगरिज्म का मामला तब बनता है जब आप अपने कंटेंट्स को कहीं पब्लिश करते हैं। जब वो पब्लिक डोमेन में कोई मामला आ जाता है, जब तक आपने अपनी अलमीरा में बंद करके रखा है, अपने टेबल पे सजा के रखा है कि मैं ये पुस्तक प्रकाशित करूंगा, मैं यह ऐसे प्रकाशित करूंगा, तब तक वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने किसी बुक को कहीं पब्लिश करने के लिए भेजा, या आपने अपने रिसर्च पेपर को कहीं पब्लिकेशन के लिए भेजा और उसमें आपने एकेडमिक एथिक्स का पालन नहीं किया, तो मामला प्लेगरिज्म का बनता है। सर, कोई अगर उसके ही वर्क को बिना कोट किए अपने दूसरे रिसर्च पेपर में डालना है, तो क्या उसको प्लेगरिज्म पर माना जा सकता है? बिना कोट किए हुए बिल्कुल माना जाता है, यही मैं कह रहा हूं, उसको सेल्फ प्लेगरिज्म कहते हैं। आपने एक बार किसी आइडिया को लिया, उस पर आपने एक रिसर्च पेपर लिख दिया, हो सकता है कि इन द मीन टाइम कुछ नई चीजें उसमें डेवलप हो गई, ठीक है, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, उनके फील्ड में, सोशल साइंस के इवन फील्ड में, आज मान लीजिए जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर कुछ और है, कल को नई चैलेंजेस आ जाएंगे, तो नई चैलेंजेस में मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपने पहले एक पेपर उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पे आपने पब्लिश कर रखा है। अब आप न्यू डायमेंशंस आ गए, नए चैलेंजेस आ गए, तो आपको लगता है कि मैंने अपने पहले वाले पेपर में कुछ लिखा था ऐसा जिसको दोबारा से मैं इसमें लाना चाहता हूं, तो आपको उसको कोट करना पड़ेगा, और उसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने पुराना पेपर कई 10, 12, 15 पब्लिश कर रखा है और बार बार आप उसी को कोट कर रहे हैं, ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती है, यह भी एकेडमिक मिसकंडक्ट है। देयर इज अ लिमिटेशन टू ईच एंड एवरी एकेडमिक वर्क। आप बार बार अपनी चीजों को कोट आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको मोटा मोटी एकेडमिक एथिक्स, एकेडमिक इंटेग्रिटी समझ में आ गया। एकेडमिक एथिक्स या एकेडमिक इंटेग्रिटी उसको कहते हैं कि जब किसी और के द्वारा किए गए इंटेलेक्चुअल वर्क को, एकेडमिक वर्क को आप अपने एकेडमिक राइटिंग के लिए यूज करते हैं, तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट पर्सन। जहां से आपने उनके आइडियाज को लिया है और उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में आप देते हैं। कहते हैं ना, आपने पार्लियामेंट्री डिबेट में या कहीं सुना होगा कि आई कोट, कोट एंड अनकोट। क्यों कहते हैं? ये मेरे नहीं है, वर्बेटिम है, हमने हूबहू उनको लिया है, हम उनका नाम लेते हैं और उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं। कई बार प्लेगरिज्म का एक टाइप ये होता है, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल। जैसे कई बार स्टूडेंट हमारे पास पीएचडी की आती है थीसिस चेक करने के लिए, मैं देखता हूं कि इन्वर्टेड कोमा उन्होंने यहां से शुरू किया, दूसरी तरफ नहीं लगाया। अभी एक बच्ची का था, 19% उनका सिमिलरिटी आ रहा था। हमने काफी कोशिश किया, काफी प्रयास किया कि क्यों आ रहा है, जबकि बिब्लियोग्राफी वगैरह जो मैं भी बताऊंगा उसको किसको किसको एक्सक्लूड करना चाहिए। अंत में गाइड को ये सर्टिफिकेट देना पड़ा कि नहीं, ये प्लेगराइज नहीं है, ये प्लेगरिज्म नहीं है। कई जगह देखने से, एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि इन्वर्टेड कोमा यहां शुरू किया उन्होंने, बाद में नहीं लगाया, सॉफ्टवेयर ने उसको कहा कि नहीं, ये आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, राइट। तो ये जो एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म है, आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये गलती से हो जाती है चीजें, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो एकेडमिक इंटेग्रिटी के प्रमोशन के लिए जो यूजीसी ने अपना रेगुलेशन दिया है, और आज आप यहां इस हॉल में बैठे हैं, ये बात मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि कल को जब आप अपने पीएचडी को सबमिट करेंगे या आप कहीं भी रिसर्च पेपर को लिखेंगे, हो सकता है कल को आप कहीं हायर पोजीशन में बैठे हो। इसलिए इस बात को हमेशा मंत्र की तरह रख लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का एकेडमिक मिसकंडक्ट, एकेडमिक चीटिंग नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार होते हैं। कल को वो जब मामला पकड़ा जाएगा तो आपकी कितनी एकेडमिक, जिसको कहते हैं आपका रिप्यूट, आपकी प्रतिष्ठा बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। तो एकेडमिक इंटेग्रिटी जो है, आपको हमेशा हायर स्टैंडर्ड उसको बना के रखना होगा। आप किसी को भी लीजिए, उनको प्रॉपर कोट करिए, उनका रेफरेंस डालिए, चाहे नीचे फुटनोट में लिखिए या इन नोट पे डालिए, और बताइए कि ये आपने सोर्स कहां से लिया, उसके लेखक कौन है,
उसका टाइटल क्या है, किसी पेज नंबर का, जो उसमें एक पैटर्न होता है, जो रेफरेंस हम लिखते हैं, है ना, रेफरेंस लिखने के अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, आपको पता होगा। तो उस पर्टिकुलर स्टाइल में जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनको क्रेडिट देते हुए उस बात को अपने टेक्स्ट में जरूर कहिए। किसी भी चीज को जिसको आप उद्धृत कर रहे हैं, उनको क्रेडिट जरूर दीजिए, तो आप इनसे बच जाएंगे। अब एक सिचुएशन ये आती है कि बहुत सारी चीजें कॉमन नॉलेज की है ना। जैसे सबको पता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, अरे मैं पूछ तो ये कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ये प्लेगरिज्म नहीं है, कोई भी कॉमन नॉलेज। अब मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट का कोई पेपर किसी भी जर्नल में प्रकाशित हो गया, शोध पत्रिका में प्रकाशित हो गया, कोई व्यक्ति उसमें से बहुत आवश्यक है कि वो चाहता है कि हम इसको करें, और बिना उनको क्रेडिट भी देना नहीं चाहता है। स्टूडेंट में आपस में होता है ना कि मैं उसको क्यों कोट करूं। ये भी मैं भी बताऊंगा कि कोट करने का एडवांटेज क्या होता है। आपको पता है कि कोट करने का एडवांटेज क्या होता है? विश्वसनीयता बढ़ जाती है, वो तो बढ़ती है, और ये बात से मैंने वो तो टेक्स्ट का हो गया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी बताऊंगा। क्यों करते हैं, हर व्यक्ति क्यों चाहता है कि मेरी चीज को कोट किया जाए? साइटेशन या रेफरेंसेस, वो तो साइटेशन हुआ, वो इसलिए कोट करते हैं कि सपोज मान लीजिए आपने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलोर में भी रहे, आईआईटी में भी रहे हैं, और भारत रत्न भी उनको दिया गया, और माना जाता है कि देश में उस समय जब वो थे तो उनका जो इंडेक्स था साइटेशन का सबसे ज्यादा था, डॉक्टर प्रोफेसर CNR राव, राइट। अब सोचिए उन्होंने जितने अपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, उस रिसर्च पेपर को केमिस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोगों ने साइट किया। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं सीपेज ऑफ इंफॉर्मेशन। साइटेशन का क्या महत्व है कि आपने मेरे लेख को अगर आपने कहीं साइट किया है तो किसकी वैल्यू बढ़ी? मेरी बढ़ी। इससे आपका इंडेक्स बढ़ता है, जिसको H इंडेक्स कहते हैं। वो बात की चीजें हैं, कभी बाद में बताऊंगा। जिसका H इंडेक्स जितना ज्यादा, उसकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा। उसको फायदा यही है कि वो प्लेगरिज्म से बचा। आपने किसी को क्यों कोट किया? इसका मतलब है कि वो जो जिसकी चीजों को आप कोट कर रहे हैं उसमें वैल्यू है ना, नहीं तो हम क्यों कोट करेंगे? अथॉरिटी आती है। वेरी राइट। देखिए यही प्लेगरिज्म यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए CNR राव के किसी पर्टिकुलर पेपर को, जैसे मैंने जब अपना PhD किया, मेरा इनफ्लिवनेट पे है, अब मैंने काफी सारा लिटरेचर को निकाला, स्कोपस पे मैं गया, वेब ऑफ साइंस से इधर उधर से बहुत सारे पेपर्स को निकाला, मैंने उनको प्रॉपर साइट किया है, कोट किया है। उसमें से बहुत सारा, जैसे एक लंदन बेस्ड राइटर हैं चार्ल्स टेनोपियर, उनका नाम है C टेनोपियर, उनके लेख को इंटरनेट पे ढूंढा, 2-3 मिल गए, 1-2 नहीं मिले, उसका रेफरेंस मुझे मिल गया कि ये पेपर का टाइटल है, इस जगह पब्लिश हुआ था, इसमें इतने पेजेज हैं, टाइटल ये है। मैंने उनको लंदन ईमेल लिखा कि आई वांट टू रीड योर आर्टिकल। अब उन्होंने मुझे शेयर कर दिया, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है? कोट किया। फायदा किसको हुआ? मेरा भी और उनका भी। मेरा इसलिए हुआ कि हमने उनके इंटेलेक्चुअल आउटपुट को यूज किया, इसलिए मेरी एकेडमिक इंटेग्रिटी, मेरा एथिक्स ये कहता है, मोरालिटी कहती है कि मैं उनको क्रेडिट दूं। और उनको ये हुआ कि देखिए साहब, इन्होंने कितना अच्छा पेपर लिखा था जिसको इतने सारे लोग साइट कर रहे हैं। इन पूरा जो ये साइटेशन होता है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और एक क्लैरिवेट नाम की कंपनी है, बहुत पहले ISI थे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थे, जो फिलाडेल्फिया में है, USA में, वहां से इस कंसेप्ट को लाया गया था कि जैसे कोई जर्नल्स है, उस जर्नल्स में कोई पेपर पब्लिश होता है, उस पेपर्स को कितने लोग साइट कर रहे हैं, जितने लोग साइट करेंगे उस जर्नल्स की और उस पेपर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी ऐसा पेपर लिखना चाहिए कि दूसरे लोग भी आपको साइट करें, और जब दूसरा साइट ना करे तो आप उनका गला पकड़िए कि आपने मेरा चीटिंग कैसे कर लिया।
दिस इज द होल स्टोरी। दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि जब कभी आप इस तरह की चीजों को, कोई भी लिटरेचर जिसका आप स्टडी कर रहे हैं, कभी भी क्रेडिट देने से मत भूलिए। जी। सर एक इंटरनेशनल बॉडी है, स्वतंत्र काम करती है, कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये नाम है इसका। जानता हूँ। और ये सर एक एजेंट को करती है, डेप्थ में एआई से काम करवाती है, 12 घंटे की कमांड देती है, फिर वो काम करता है। तो उन्होंने बताया कि अगर कमांड सही दी जाए, ये भी उनकी लगभग 2-3 घंटे पहले की थी, उन्होंने कहा कि अगर सही कमांड दी जाए तो आप प्लेगरिज्म से बच सकते हैं, उसमें ह्यूमनाइज कर देता है वो चीजों को। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका पूरी पीएचडी का कुछ थॉट उठाया और मैं उसको पहले ये बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ और प्लस मैं इस तरह से भाषा को लिखता हूँ, और फिर वही चीज मैंने मैटर तो आपको उठाया, बस खुद ही मैंने आपको बता दी कि मैं ऐसे सोचता हूँ और मैंने सारा आपका मैटर उठाया। तो आप क्या चाहते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? नहीं, उससे बचने का तरीका ये नहीं, है, नहीं। प्लस इससे बचने का देखिए, मैं अभी एआई समिट चल रहा है ना, चल रहा है। मैं जब पीएचडी कर रहा था, मैंने क्या किया कि एआई के कुछ टूल्स को यूज करने की कोशिश की। मेरा क्वांटिटेटिव भी था और कुछ क्वालिटेटिव भी था, तो क्वांटो क्वालिटेटिव था। पहले मैं बात बता दूं, फिर आपकी बात सुनिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आ चुका था। एआई आपको कब से लग रहा है कि नहीं है? एआई 1960s से है, इवन 1950s से है, वो इवॉल्व हो रहा है। अब जो चीजें आई हैं, अभी भी ये पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। ये एक जमाना जब आएगा, अभी क्या हो रहा है कि आप सिमेंटिक वेब कहते हैं। सिमेंटिक वेब का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई गूगल पे या किसी भी सर्च बॉक्स पे कहीं भी आप जाते हैं, सर्च इंजन पे, आप एक कीवर्ड डालते हैं या एक फ्रेज डालते हैं, जो भी आप सर्च करने का आपका तरीका है, या डबल कोट उसमें डालते हैं, वहां से आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं। आपका मतलब क्या है पूछने का, क्या सिस्टम समझ पाता है? तो जब एआई आएगा तो एआई ये समझ लेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको जानना चाहते हैं। जैसे मेरा था, मैं जानना चाहता हूं कि भारत में हायर एजुकेशन की जो स्थिति है, मैं उसमें जानना चाहता था कि इन्फ्लिबनेट ने अभी तक क्या रोल प्ले किया है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इन्फ्लिबनेट का क्या रोल है। अब मैंने यही एग्जैक्टली डाला, वो जनरल वो रिसर्च पेपर ला के दे रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं एक बात के लिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लिटरेचर सर्वे के लिए करें, लिटरेचर डिस्कवरी के लिए करें कि इस मेरे काम पे कहां कहां काम हुआ है। और उसको लेने के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, जब आप खुद लिखते हैं, जिसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, वहां पे आप अपनी भाषा में उसको लिखिए, यहां एआई का इस्तेमाल करिए। मैं जो अपनी बात बताना चाह रहा था कि मेरा टेबल्स था, उसमें डेटा था, मैंने परप्लेक्सिटी को यूज किया। मैंने एक रो उठाया और वहां डाला कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका ये सारा चीज का स्क्वायर टेस्ट वगैरह था उसमें। हमने कहा ये पूरा कैलकुलेट करके आप मुझे दे दीजिए और इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। उसने मुझे दिया। मैंने एक दूसरे एआई टूल में उसको फिर दिया दूसरा रो, वहां उसका वो बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया। फिर मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि जो मैं एआई का यूज कर रहा हूं, क्या ये रिपोजिटरी में कहीं जमा हो रहा है? समझिए, आप जब नेट से कोई चीज ले रहे हैं, इंटरनेट पे ले रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, तो बैकएंड पे वो चीजें स्टोर होती हैं। और जब आप प्लेगरिज्म जांच के लिए आएंगे तो कहेगा अच्छा साहब आप बहुत स्मार्ट थे, आपने एआई का तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन वो चीजें फिर वहां से मैच होकर सामने निकल आएंगी। तो एआई का इस्तेमाल रिसर्चर को डिस्कवरी सर्विस के लिए करना चाहिए। आप लिटरेचर की डिस्कवरी करें अपने रिसर्च के पर्पस के लिए, एआई पे फुल्ली डिपेंडेंट ना बने, उसका स्मार्टली उसको यूज करिए। भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, यही खेल है। जिस दिन आपने अपनी भाषा को भी छोड़ दिया, अपनी भाषा पे अगर आपकी पकड़ नहीं रही, तो क्या वो रिसर्च है? मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं क्यों बोलूं, मैं एआई को पीछे लगाता हूं, एआई बोलता रहे। ये भी तो संभव है ना, रोबोट्स आ रहे हैं। तो जो ह्यूमन कॉम्पिटेंस है, ये मशीन उसको बीट करने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा,
अगर सारा काम मशीन ही करने लगेगी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहाँ स्कोप रह गया। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो मेंटल फैकल्टी है, दिमागी जो आपकी सोच है, उसका इस्तेमाल केवल आप करिए। एआई को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करिए। मैं आपको कॉशन दे रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। अगर आप एआई पे हाईली डिपेंडेंट होके करेंगे तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वह बुरी तरह से प्रभावित होगी। मैं आज बोल के जा रहा हूं, मेरे शब्द को याद रखिएगा, फिर कभी मिलूंगा तो इस बात को पूछूंगा। Please don't depend upon artificial intelligence. Use artificial intelligence for the sake of your research, for taking benefit from the AI, but don't highly depend on AI. Clear है ना? हाँ बताएं। सर इसमें एक चीज जैसे आपने जो आपने कहा है कि साहित्य में क्या क्या काम हुआ है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका सोर्सेस पता कर सकते हैं, उसका हम कर सकते हैं। लेकिन फिर एक समस्या जो हम ट्रेडिशनल के विद्यार्थी उनके साथ एब्सोल्युटली। तो वो जो डिजिटल रिपोजिटरी हम बना रहे हैं उसमें हमारे यहाँ की जितनी रेयर बुक्स हैं और जिनमें कॉपीराइट का मामला नहीं है वो भी हम डिजिटली अवेलेबल कराएंगे। तो जितना डिजिटल प्रेजेंस होगा उतना आपका रिसर्च वर्क टफ होगा। लेकिन देखिए जो चीटर होते हैं, जिनको चीट करना ही करना है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हैं। निर्णय आपका है, हमारा काम है आपको सतर्क करना। चॉइस इज योर्स कि साहब हम इससे बच के चले कि हमारा हाल कल को बीएस राजपूत और तमाम लोगों की तरह ना हो। आपको पता है भारत में सबसे बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसके कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहां लोगों ने हूबहू कॉपी पेस्ट किया और अंदर खाने जा करके हाथ पैर जोड़ करके पैसे दे के माफी मांग करके उसको सेटल किया गया। किसी और ने क्लेम करा कि ये मेरा था, कॉपीराइट मेरा था, आपने कैसे इसको इस्तेमाल कर लिया, ये स्टोरी मेरी थी। आपने कई केसेस आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। वो क्लेम करता है ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर कि ये मेरी स्टोरी थी, आपने कैसे इस पे फिल्म बना ली। वो कहीं से भाया मीडिया उनको मिल गया था, उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब फिल्म तो बन गई साहब, करोड़ों का उसने बिजनेस कर लिया। लेकिन एकेडमिक फील्ड में जब आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं और एकेडमिक मिसकंडक्ट का आपके ऊपर एलिगेशन लग जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे दीपक पेंटल जी, पता है आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इसी प्लेगरिज्म के केस में एक साल कह रहा हूं, एक दिन के लिए उनको जेल हो गई, तिहाड़ जेल। हाई कोर्ट ने उनको एग्जेम्पशन दिया। अब सोचिए आपके पूरे जीवन भर की जो क्रेडिबिलिटी है वह समाप्त हो गई। आप में से मान लीजिए कल को कोई कहीं के प्रोफेसर बन जाए और पता चला कि इनके खिलाफ एकेडमिक फ्रॉड का मामला, इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, प्लेगराइज किया है। कोई भी अच्छा स्टूडेंट विद्यार्थी क्या उनसे कहेगा कि मैं इनके पास जाऊं और इनसे सीखूं कि साहब आपने रिसर्च कैसे किया है? तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिखा कि उनके 70 केमिस्ट्री के जो पेपर हैं वो सब के सब प्लेगराइज हैं। यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया, 3 साल के लिए आप कोई रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। तो निर्णय आपका है। अब है कि यूजीसी जो रेगुलेशन आई इसमें लेवल उन्होंने सेट किया, क्योंकि जब हम रिसर्च वर्क करेंगे, राइटअप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आएगी। तो उन्होंने फिलहाल अभी 4 लेवल को डिसाइड किया है। लेवल 0 कहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आपको पता होगा लेवल 0 का मतलब क्या हो गया? अगर सिमिलरिटी आपकी 0 से लेके 10% है। देखिए आइडियलिस्टिक सिचुएशन बहुत रेयर होती है कि आपका कितना आना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारा आइडियलिस्टिक सिचुएशन वाले लोग हैं 0, लेकिन वो इसलिए खुश हो जाएं कि अभी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, इसलिए बहुत लोगों का 0 आता है, राइट। दूसरा जो लेवल है 1, वो कहता है 10 to 40%। तीसरा है 40 to 60%। और जो तीसरा लास्ट का जो लेवल है ये तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपकी थीसिस आती है जांच करने के लिए या रिसर्च पेपर आता है, उसमें सिमिलरिटी आपकी 0 to 10 है, कोई बात नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं है। 10 to 40 हो गई तो क्या होगा? आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप उसको रिवाइज करके पेपर को सबमिट करें। गाइड के
रिवाइज जब करेंगे तो गाइड का भी सिग्नेचर होगा। गाइड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा। रिसर्च में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिसर्चर आपकी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। तीसरा लेवल जो आता है 60% का है, 40 to 60% का है। आपको 1 साल तक के लिए बार किया जाएगा, आप कोई थीसिस अपना जमा नहीं कर पाएंगे। और जो 60% से यह है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये पनिशमेंट भी हो गया, लेवल मैंने बताया। फैकल्टी के केस में क्या होगा? अगर 40 to 60% चला गया, उनका एक इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। 60 से ऊपर चला गया, प्रो वाइस चांसलर को या सीनियर प्रोफेसर को उसका चेयरमैन बनाएंगे और बाकी मेंबर्स होंगे। तो अल्टीमेट जो डिसीजन होगा कि कितना इंक्रीमेंट लगाया जाए, इनको रिसर्च करने से रोक दिया जाए, बैन किया जाए, या किसी का पब्लिकेशन है इसको विड्रॉ कर लिया जाए, वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होती है वो डिसाइड करेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा रिसर्च करेंगे कि कहीं भी आपका या तो डिपार्टमेंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपका ये कोई मामला ना जाए। तो ये होल स्टोरी है आपकी ये एकेडमिक प्लेगरिज्म की। एक और विषय है जो मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन्फ्लिबनेट ने 2022 में एक अपना नया प्रोजेक्ट दिया है, उसको हम कहते हैं शोध चक्र। शोध चक्र, तो शोध चक्र में क्या है, आप उसको जरूर जाएं, इन्फ्लिबनेट पे विजिट करिए। शोध चक्र में बेसिकली क्या है, जो आपका पूरा रिसर्च साइकिल होता है, जब आपका सिनॉप्सिस आप सबमिट करते हैं और टिल द अवार्ड ऑफ द पीएचडी, उसकी पूरी प्रक्रिया के लिए जो आप साइकिल में चीजों को करते हैं, वहां पे प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे आपके यहाँ तो आप लोग साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, उस टूल्स का इस्तेमाल कई दूसरे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में भी किया जाता है, सोशल साइंस में भी, साइंस टेक्नोलॉजी के भी लोग करते हैं। जैसे आपने पूरा रेफरेंस दिया और उस टूल्स का इस्तेमाल किया, तो वो पूरा वो टूल क्या करता है, आपके रेफरेंसेस को प्रॉपर अरेंज कर देता है, इन टेक्स्ट साइटेशन को और इंड नोट को वो इतना इजी कर देता है। जैसे मेंडली है, इंड नोट है, जोटेरो है, तमाम इस तरह के साइटेशन टूल्स हैं, वो उसको प्रॉपर अरेंज कर देते हैं। आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। उसमें यह डिसाइड करना होता है कि आप कौन से रेफरेंस स्टाइल को या साइटेशन स्टाइल को, एमएलए है, एपीए है, तमाम आपको पता होगा कि आप किस रेफरेंस पैटर्न को लेते हैं, और अगर आप उस टूल्स को यूज करेंगे तो आपका रेफरेंस का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो शोध चक्र में जोटेरो को उन्होंने इनबिल्ट किया हुआ है। वहां पे 3 आपके डैशबोर्ड हैं। एक जो आप प्रोग्रेस करते हैं, आप क्या जमा कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वो सारा का सारा आप उस पर डालते हैं और आपके गाइड देखते रहते हैं। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी देखते हैं। उसमें 3 डैशबोर्ड है आपके लिए। जैसे उनके पास इन्फोगेट है, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उसको वहां से भी इंफॉर्मेशन को उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है कि आप जब राइटअप लिखेंगे तो डायरेक्ट वहां से जो ऑनलाइन रिसोर्सेस आपके यूजफुल अगर कोई चीजें हैं तो आप डायरेक्ट वहीं से ले जाते हैं, आपको फिर फर्दर कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप शोध चक्र को भी जरूर निश्चित तौर पे उसको देखिए। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि केसेस भी आपको बताए, 2-4 अच्छे नाम बताए कि आपको इनसे बचना चाहिए, इनसे प्रेरणा तो नहीं लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम इस तरह की चीजों को ना करें। आप में से किसी के पास अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से एक समय पे कर दिया या जी? हाँ, बताइए बताइए। बिल्कुल एथिकल नहीं है, पैराफ्रेजिंग करना ही नहीं चाहिए। पैराफ्रेजिंग जैसा मैंने आपको कहा कि आप पहले आप एआई टूल्स का या मान लीजिए कोई भी जो सर्च इंजन है, आप उसका किस लिए यूज करेंगे? कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सपोज मान लीजिए आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो हम सर्च करते हैं ना भाई। अब क्या होता था कि पहले हम लाइब्रेरीज में विजिट करते थे। अब मान लीजिए कोई लाइब्रेरीज है, जैसे डॉक्टर साहब हैं, जब ये रिसर्च कर रहे थे, एमफिल या पीएचडी था, तो आयुर्वेद पे से रिलेटेड इनको बहुत सारा लिटरेचर चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो वेब पे नहीं था प्रेजेंट, तो आपने विजिट किया कई लाइब्रेरीज को और वहां से आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब आप कह रहे हैं कि आपने एआई को यूज किया, एआई से यूज करने के बाद इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई ना, तो अब आप क्या करेंगे? आपने एक आइडिया डेवलप किया है ना कि मैं इस पे इस तरह से लिखूंगा, या आप हूबहू वही लिख देंगे? मतलब उसमें थोड़ा बहुत आपने इसको डिस्टॉर्ट किया
थोड़ा बहुत आपने इधर उधर आगे पीछे किया, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम आम खाता है, आम राम खाता है, दिस इज पैराफ्रेजिंग। एआई ने दिखा दिया कि राम आम खा रहा है, आम राम खा रहा है। तो आप बताएं कि ये ऐसा आप लिखना चाहेंगे? तो मैं एक बहुत ही छोटा सा आपको एग्जांपल दिया जी। आम राम के द्वारा खाया जाता है। हाँ, अब बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अब जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो इस चीज को पकड़ रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ तो वही निकला, उस पे आ रहा हूं, अर्थ तो वही निकला, आम और राम खाया किसने, तो आपने नया क्या बताया, सेम हो गया, समझ गए? तो उसको थोड़ा मतलब बदलने की आवश्यकता है। अब आप देखिए टूल्स क्या है, एक छूट गया था, अच्छा हुआ किसी ने पूछा। देखिए जिसको हम कहते हैं प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, PDS। तो जो प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, सबसे अभी जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा माना जाता है उसको कहते हैं Turnitin। लेकिन समस्या क्या है कि Turnitin इंडियन लैंग्वेजेस के केस में अभी सक्सेसफुल नहीं है।